मेरा नाम निवेदिता है। मैं दुल्हन का जोड़ा पहने भागती चली जा रही थी। पीछे पलटकर देखने की भी मेरे पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अपने पीछे जो मैं छोड़कर जा रही थी उसके बारे में सोचते हुए अगर मैं शर्मिंदा होना चाहती तो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने घर से भागने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन भागते भागते अब मेरी टक्कर एक ऐसे इंसान के साथ हो गई थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो तो वही था। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जिसमें मेरे ताऊ जी की फैमिली और मेरी फैमिली थी। मेरी कज़िन में चेतना और मेरी छोटी बहन नीतू, हम तीनों ही घर की लाडली बेटियां थीं। हम तीनों में सबसे ज़्यादा और सबकी लाडली चेतना थी, क्योंकि चेतना बोल नहीं सकती थी। वो बेचारी बचपन से ही गूंगी थी। ताऊ जी ने उसका बहुत इलाज करवाया था, मगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जन्म से ही अपनी आवाज़ खो चुकी थी। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चेतना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, जबकि हम 3 भाई बहन थे। हम दोनों बहनों का एक भाई भी था। हम दोनों के पेरेंट्स में कभी आपस में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था, इसलिए कभी हम सब ने भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता था। हम सब में सबसे बड़ी चेतना ही थी। मैं चेतना के सबसे ज़्यादा क्लोज थी। बचपन से ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। हम दोनों की उम्र में भी सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक हम दोनों ज़्यादातर साथ ही रहे थे। मैं उसकी हर बात को अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि वो इशारों से बातें किया करती थी। वो जहाँ भी जाती थी, ताऊ जी मुझे हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहते थे, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मुझसे ज़्यादा बचपन से लेकर अब तक चेतना का ख्याल किसी ने नहीं रखा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वैसे तो हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छे खाते पीते लोग थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ताऊ जी का एक बड़ा सा साड़ी का शोरूम था, जिसमें उनकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी। और मेरे पापा सरकारी पोस्ट ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। उनकी भी अच्छी सैलरी थी। चेतना की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी भी। हमारे छोटे भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। ताऊ जी चाहते थे कि वो चेतना की शादी कर दें, मगर आज के ज़माने में लोगों को अपने घर की बहू में सारी क्वालिटीज़ चाहिए। लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, अमीर परिवार की भी होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लड़कियों की शादी जल्द हो जाती है। चेतना बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर कमी ये थी कि वो बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने चेतना के लिए उनको अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि लड़का देखने में बहुत अच्छा है, शरीफ है, उसका अपना घर है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, मगर लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। मामूली सी नौकरी करता है, 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। पापा ने कहा था कि अगर उस लड़के को पता चल गया कि हमारी बेटी गूंगी है तो शायद वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। पापा के दोस्त ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़का काफ़ी समय से अकेला रह रहा है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो चाहता है कि उसकी पत्नी घर में आ जाए और घर को अच्छी तरह से संभाल सके। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल लेगी, इसलिए मैं तुम्हें ये रिश्ता बता रहा हूँ। और वैसे भी एक बार तुम लड़के से मिल लो। अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए और लड़के को तुम्हारी बेटी से शादी करने में कोई ऐतराज़ ना हो तो फिर ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें लड़के की नौकरी के बारे में बता चुका हूँ। पापा ने कहा था कि हमें लड़के की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे भैया के पास भगवान का दिया सब कुछ है, और उनका जो कुछ भी है वो उनकी बेटी का ही तो है। आखिरकार चेतना उनकी इकलौती बेटी है। वो अपना सब कुछ चेतना के नाम कर देंगे। शादी के बाद उनकी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं होगी। लड़का चाहे तो उनकी दुकान भी संभाल सकता है। ये बात सुनकर पापा के पड़ोसी बेफिक्र हो गए थे और उन्होंने लड़के को ताऊ जी और पापा जी से मिलवाने का फैसला किया था। और फिर जब पापा और ताऊ जी लड़के से मिले तो उन्हें लड़का बेहद पसंद आया था। लड़की को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि चेतना गूंगी है। वो चेतना की मासूमियत और भोलेपन के दीवाने हो गए थे और उन्होंने कह दिया था कि मुझे चेतना से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह चेतना को एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। उसकी शादी उस लड़के के साथ तय हो गई थी। ताऊ जी ने भी सोच लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। आखिरकार उनकी बेटी को एक परफेक्ट रिश्ता मिल गया है। लड़का कम कमाता है तो क्या हुआ, उनका जो कुछ भी है वो उनकी बेटी का ही तो है।
वो शादी पर बहुत सारा दान दहेज देंगे ताकि उनकी बेटी ससुराल में जाकर खुश रह सके। चेतना इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर हम दोनों बहनें अफसोस में आ गए थे कि अब चेतना हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र थे कि चेतना अकेले घर में शादी करके जा रही है, वरना बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो लड़कियों को उनके अंदर कोई कमी होने पर बहुत तंग करते हैं। घर वाले कह रहे थे कि चेतना की शादी के बाद वो लोग मेरे लिए रिश्ता तलाश करेंगे। शादी पर जब चेतना का पति माधव बारात लेकर आया था, तब हमने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हम बहुत खुश थे कि वो हमारा जीजू बनने जा रहा था। लेकिन जब मैं उसके सामने आई तो वो मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा क्यों था ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर माधव देखने में बहुत अच्छा था। सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। हमारे कुछ रिश्तेदार तो आपस में बातें भी कर रहे थे कि गूंगी लड़की को इतना अच्छा वर मिल रहा है, उसका भाग्य तो चमक उठा। चेतना हमारे घर से विदा होकर अपनी ससुराल जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स की तरह थी, जबकि नीतू के साथ मैं सिर्फ बहनों की तरह ही रिएक्ट करती थी। मैं उसके जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। ताई जी और मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि तुम घर गृहस्थी पर ध्यान दो, तुम्हारी शादी करनी है। मगर मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने पापा से कहा था कि वो मुझे दोबारा से एडमिशन दिलवा दें। लेकिन मम्मी पापा इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। उनका कहना था कि अब आगे पढ़कर तुम्हें क्या करना है। मैं बहुत बोर रहने लगी थी। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई थी कि शादी के बाद ही जल्दी जल्दी जीजू चेतना को लेकर हमारे घर पर आ जाते थे। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो बहुत हंसी मजाक किया करते थे, चेतना से बहुत प्यार करते थे। चेतना भी उनके साथ खुश रहती थी। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ था, लेकिन हम सब लोगों ने नोटिस किया था कि उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। घर वाले बेफिक्र हो गए थे। चेतना की माधव जीजू के साथ शादी करने पर उनको लगता था कि उनसे बेहतर हम सफ़र चेतना को शायद कोई और नहीं मिल सकता था। उसकी शादी को धीरे धीरे 3 महीने हो गए थे। वो जल्दी जल्दी यहाँ आती जाती रहती थी, तो मेरा अकेलापन भी ख़त्म हो गया था। वो जब जब हमारे घर आती थी, मैं उससे ढेर सारी बातें किया करती थी, और वो भी मुझे और अपने माधव जीजू के साथ होने वाले अपने हर हसीन पल को मेरे साथ इशारों में शेयर करती थी। लेकिन फिर चेतना की खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। जब एक दिन चेतना जीजू के साथ बाइक पर बाजार जा रही थी, उनका एक बड़ी गाड़ी के साथ खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। चेतना की रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई थी, जबकि जीजू की मामूली सी चोट आई थी। वो तो जल्दी ही ठीक हो गए थे, लेकिन उसको डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बता दिया था। काफ़ी दिनों तक चेतना का ट्रीटमेंट चलता रहा था, लेकिन फिर भी चेतना ठीक नहीं हो सकी थी। अब वो बेचारी बिस्तर से लगकर रह गई थी, उससे कोई काम भी नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे बिल्कुल ही स्ट्रेट बिस्तर पर लेटने देना है, जबकि उसके सारे काम भी बेड पर ही होने चाहिए। चेतना के घर में बहुत परेशानी आ गई थी। जीजू भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्हें हमेशा उसकी फ़िक्र लगी रहती थी। इसी तरह करते करते उसकी शादी को 6 महीने गुजर गए। उनके घर के हालात अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि अब जीजू चेतना की वजह से नौकरी पर नहीं जा पा रहे थे। सारा दिन वो उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जीजू हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी और ताई जी के सामने कहा था कि मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए, जबकि ताई जी ने कहा था कि हाँ हाँ बेटा बताओ, हम तो तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। जीजू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ जब तक चेतना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक निवेदिता हमारे घर पर रहे। निवेदिता बचपन से ही उसकी सहेली रही है, उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। आप लोग तो जानते हैं कि जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है तभी से मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। चेतना का इलाज भी हो रहा है और फिर ऊपर से मुझे अपनी नौकरी छोड़कर उसका ख्याल भी रखना होता है। वो बोल नहीं सकती, इशारों से बातें करती है। अब तबीयत ख़राब होने की वजह से वो और ज़्यादा वीक हो गई है। वो मुझसे काफ़ी सारी बातें करने की कोशिश करती है। कभी कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लेटे लेटे ही मुझसे मांगती है, तो उसके इशारे मेरी समझ में नहीं आते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप निवेदिता को हमारे घर पर भेज दीजिए, ताकि मुझे निवेदिता के आने से कुछ मदद मिल सके। मेरी मम्मी ने बात सुनी तो वो फ़ौरन ही मुझे चेतना के घर भेजने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, इस समय तुम मुसीबत से गुजर रहे हो और इस समय हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। आखिरकार तुम इस घर के दामाद हो और हमारी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी मदद करना। इस बात से जीजू बहुत खुश हुए थे।
मम्मी और ताई जी ने मुझसे भी पूछा था कि तुम वहाँ जाने के लिए तैयार तो हो। मैंने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चेतना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं चेतना का ख्याल रख लिया करूँगी, घर के सारे काम कर लिया करूँगी और जीजू जॉब पर चले जाया करेंगे। अपने कपड़े पैक करके मैं जीजू के साथ उनके घर आ गई थी। मैंने देखा था कि मुझे देखकर चेतना ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। चेतना बेचारी की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था। वो शादी के बाद कितनी खुश और खूबसूरत रहने लगी थी, मगर अब तो उसका रूप बदल गया था। उसकी खूबसूरती को जैसे जंग लगने लगी थी। वो बेचारी हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चेतना के लिए करूँगी। जीजू का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं घर के सारे काम किया करती थी। जीजू मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। एक दो बार घर से सब लोग वहाँ पर हमसे मिलने के लिए भी आए थे। हमारे घर वाले जीजू का बहुत एहसान मानते थे कि उन्होंने एक तो गूंगी लड़की से शादी की और फिर अब जब चेतना लाचार हो चुकी थी तो तब भी वो उसका पूरा साथ दे रहे थे और उसका बहुत ख्याल रख रहे थे और उसका इलाज भी करवा रहे थे। मेरे और मेरे पूरे परिवार के दिल में जीजू के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। जीजू जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरी पसंद के खाने का कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे। एक दिन तो जीजू 2-3 खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आए थे। मुझे लगा शायद वो अपनी पत्नी के लिए ये कपड़े लेकर आए होंगे। मैं मुस्कुराते हुए वो सुंदर से ड्रेसेस देख रही थी जब जीजू के कहे हुए शब्दों पर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। वो कहने लगे कि ये सारी ड्रेसेस तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, इसीलिए आज से तुम यही कपड़े पहनना। मैं तुम्हारे लिए इस तरह की और भी ड्रेसेस ले आऊँगा। जीजू की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती थी। शुरू से ही मैं सूट पहनती थी। भला मैं ऐसे कपड़े पहनकर उनके घर में कैसे रह सकती थी। वो ड्रेसेस बहुत मॉडर्न टाइप के थे। ऐसे कपड़े तो मैं बचपन में पहना करती थी। मुझे लगा शायद जीजू ये सोचकर मेरे लिए ये कपड़े लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की थी। लेकिन अपनी फैमिली की वजह से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। मैंने जीजू से साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात सुनकर जीजू का चेहरा उदास हो गया था। वो कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसे कपड़े लाना चाहता था, मगर वो तो अब किसी काबिल ही नहीं रही, तो सोचा कि तुम्हारे लिए लेकर चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने तो मत पहनना, मगर तुम ये कपड़े किसी और को दे देना, मैं इनको वापस नहीं कर सकता। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए मैंने वो कपड़े अपने पास रख लिए थे। एक दो बार तो मैंने वो कपड़े पहन लिए थे, जिन्हें पहने हुए देखकर जीजू मुझसे बहुत खुश हुए थे। उन कपड़ों को पहनकर मैं बेहद खूबसूरत लगती थी। जीजू ने कहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम ऐसे ही कपड़े पहना करो। तुम दिखने में बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती हो, इसलिए तुम्हें कपड़े भी इसी तरह के पहनने चाहिए। मगर तुम बहन जी टाइप के कपड़ों में बिल्कुल बहन जी ही लगती हो। ऐसे कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते, तुम्हें इस तरह के ही कपड़े सूट करते हैं। जीजू की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें मिलाने काबिल नहीं रहती थी। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे थे। मेरी फ्रेंड्स भी मेरे बारे में कुछ इसी तरह की बातें करती थीं। जीजू को अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती तो वो मेरे लिए लेकर आ जाते थे। वो काफ़ी सारा सामान अब तक मुझे लाकर दे चुके थे। कहते थे कि तुम हमारे घर में रहती हो, तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल हमें ही रखना है। जीजू हमेशा मेरी तारीफ़ करते रहते थे। मुझसे कहते कि तुम्हें तो रानी बनाकर रखना चाहिए। मैं जीजू की हमदर्दी को उनका अच्छा नेचर समझती रही। मैं इस बारे में चेतना को बताती तो वो मुझे कुछ बेचैन सी नज़र आने लगती थी। जीजू जब भी चेतना के करीब आते तो चेतना की आंखें मुझे इशारे करने लगती थी। वो ना जाने क्यों मुझे जीजू के साथ देखकर बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे खबरदार करने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसके ऐसे इशारे कभी नहीं समझ पाई थी। मैं परेशान होकर उसे देखती तो जीजू नरमी से मेरे कंधे थपककर मुझे दूसरे कमरे में भेज देते थे। जीजू मेरी तरफ देखकर कहती कि जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है वो अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगी है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम जाओ। जीजू की बात सुनकर मैं भी बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में चली जाती थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती थी। मगर जब भी मैं अपने पेरेंट्स से घर आने की बात करती तो वो लोग कहते कि अभी तुम वहीं पर रहो, जब तक चेतना उठने बैठने के काबिल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसका ही ख्याल रखना होगा।
लेकिन चेतना की तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा दिल चेतना के घर में लग गया था। एक तो मुझे ये बेफिक्री भी थी कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, और इस बात का विश्वास भी था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसके खाने पीने से लेकर उसके कपड़े बदलने, उसका हर पर्सनल काम करना, सब कुछ मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। और मुझे ये सुकून भी था कि जीजू बहुत अच्छे थे। मैं जीजू की भी एक दो बार इसी तरह से तारीफ़ कर देती तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तो तुम्हारी बहन का भी तो बहुत ख्याल रखता हूँ ना। मुझे लगता था कि जीजू मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे कभी भी जीजू के बिहेवियर पर शक नहीं हुआ था। हालांकि कुछ वक्त गुजरा तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया था कि जीजू मेरे करीब होते आ रहे थे। मैं जब अपने कमरे में रात को आराम करने के लिए जाती तो वो मेरे कमरे में आ जाते थे। बहाने बहाने से मेरी तारीफ़ करते हुए मुझसे इधर उधर के सवाल करने लगते थे, और कभी नींद ना आने का बहाना करके मेरे पास रात को काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, और हमेशा मेरे कमरे में आकर अकेलेपन का रोना रोते थे। कहते थे कि अगर तुम्हारी बहन ठीक होती तो आज मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता, मगर वो रात को दवाई खाने के बाद जल्दी ही सो जाती है, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक दिन तो वो कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम इस घर में आ गई हो, तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक हो गई, वरना जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है घर बिल्कुल वीरान होकर रह गया था। घर में किसी तरह की खुशी नहीं थी। सारा दिन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। घर आता था तो शांति और घर के उजड़े हुए माहौल से ही मेरा स्वागत होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दिमागी मरीज बन जाऊंगा, मगर अब तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। जीजू मुझे नरम नज़रों से देखने लगते थे तो मैं शर्मा जाती थी। अपना आप मुझे बहुत स्पेशल लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। जीजू मेरे इस घर में होने पर खुशी का इजहार करते, मुझे इस घर के लिए अहम होने का एहसास दिलाते थे। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। दिन ब दिन मेरी सेहत भी अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन जीजू चेतना की दवाई लाने के लिए मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे, तो रास्ते में मेरी पसंद की कोई ना कोई चीज़ मुझे ज़रूर खिलाया करते थे। एक दो बार तो वो मुझे अपने साथ मूवी दिखाने भी ले गए थे, और कई बार तो मुझे चेतना के लिए शॉपिंग करवाने मुझे अपने साथ मॉल ले गए थे। वहाँ पर उन्होंने चेतना के कपड़े खरीदने के साथ साथ मेरे भी कपड़े खरीदे थे। मैं जब भी चेतना के पास अकेले में बैठती तो वो घबराने लगती थी और मुझे कोई बात कहने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे चेतना को कोई बात नागवार लग रही थी। शायद वो मुझे अपनी कोई ज़रूरत बताना चाहती थी। मैंने इस बारे में जीजू को बताया तो वो मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती हो, वो बस अपनी हालत से परेशान हो गई है, कभी कभी बहुत मायूसी जाहिर करने लगती है। मैं समझ गया हूँ कि इंसान एक तरफ पड़े पड़े और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है, और चेतना की कंडीशन ही ऐसी है कि उसे बिस्तर पर ही लेटे रहना है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम इस बात को सोचने समझने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा दिल भी दुखने लगेगा। जीजू की बातों पर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चेतना के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। रात को वो सोती नहीं थी, तब तक मैं उसके कमरे में बैठी रहती थी और जीजू मेरे साथ बातों में लगे रहते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चेतना को हंसाने की कोशिश करते थे। जब वो सो जाती तो मैं अपने कमरे में आ जाती थी। जीजू बातों ही बातों में कभी मुझे तसल्ली देने के बहाने मेरे कंधे को थपकाने लगते थे तो कभी मुझे छूने लगते थे। मैं तो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती थी, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादातर चेतना की फैली हुई और इशारे करती हुई आंखों पर होता था। मगर हर बार जीजू मुझे किसी न किसी चीज़ के बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया करते थे, या फिर कभी किचन में भेज देते थे, और जब मैं वापस आती तो चेतना बड़ी खामोशी से आंखें बंद करके लेटी हुई होती थी। एक दिन तो जीजू मुझसे कहने लगे कि चेतना, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है, तुम थक जाती हो, तुम्हारे लिए घर के बहुत काम होते हैं ना, अब अगर चेतना तुमसे कोई काम कहा करे तो तुम अपने कमरे में उठकर आ जाया करो, उसके लिए तुम परेशान मत हुआ करो, मैं उसके सारे काम खुद कर लिया करूँगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, हम उसकी लाचारी का इलाज नहीं कर सकते, उसको ठीक करना तो भगवान के हाथ में है। उनकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। मुझे उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं, क्योंकि मैं अपना मकसद कभी नहीं भूलती थी कि मैं इस घर में चेतना की वजह से ही आई हूँ।
मेरी मम्मी और ताई जी हमेशा मुझे यही एडवाइस देती थी कि चेतना का बहुत ख्याल रखना, वो इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। कोई नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। बिस्तर पर एक ही हालत में पड़े रहना कोई आसान नहीं था। मेरे दिल में इतना वक्त गुजरने के बाद भी चेतना के लिए कदर और मोहब्बत की कभी कमी नहीं हुई थी। मैं पहले से ज़्यादा उसके लिए फ़िक्रमंद रहने लगी थी। मुझे हर समय यही ख्याल सताता था कि वो बेचारी हमेशा बिस्तर पर पड़े पड़े थकान का शिकार होती रहती है। वो बेबसी से आंसू बहाने लगती थी तो मेरा दिल दर्द से भर जाता था। मैं बचपन से ही चेतना के बहुत करीब थी। बेचारी पहले ही बोल नहीं सकती थी और अब उसकी कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए जीजू के समझाने पर भी मैं अपनी बहन से दूर नहीं हुई थी। हालांकि हर गुजरते हुए दिन के साथ जीजू बदलने लगे थे। वो रातों को हमेशा उठकर मेरे कमरे में चले आते थे। कभी चाय का बहाना करते तो कभी किसी चीज़ के बारे में पूछने लगते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं नींद में होती थी और जीजू आकर मेरे पास बैठ जाते थे। मैं घबराकर जाग जाती तो वो कमरे में आने का कोई ना कोई उल्टा सीधा बहाना बना देते थे। मैं उनके घर में रह रही थी, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। ना ही मैं उनसे इस बात की शिकायत कर सकती थी कि मुझे उनका इस तरह से रात के समय मेरे कमरे के अंदर आना बुरा लगता है। उन्हें जो चाहिए होता है मैं टाइम से पहले ही उनके कमरे में पहुंचा देती थी, लेकिन फिर भी जीजू ने मेरे कमरे में आना नहीं छोड़ा था। मैं अब घर जाना भी चाहती तो ताई जी मुझे घर आने नहीं देती थी। मैं एक दो बार घर पर गई थी तो ताई जी कहती थी कि बेटा जब तक घर मत आना, जब तक चेतना ठीक नहीं हो जाती। तुम तो वैसे भी चेतना को पहले बहुत याद करती थी, अब उसके साथ रहो, तुम्हारे वहाँ रहने से चेतना भी खुश रहेगी। बेटा तुम्हारे बहुत एहसान है हम पर, तुम अगर उसके घर नहीं जाती तो शायद उसके घर में ढेर सारी परेशानियों ने जन्म ले लिया होता। तुम्हारे जाने से माधव को भी बहुत सहारा मिला है। बेटा तुम मुझसे वादा करो तब तक तुम यहाँ नहीं आओगी जब तक तुम मेरी बेटी को ठीक नहीं कर देती। मैंने उन्हें वादा किया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चेतना का ख्याल रखूंगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि हमारे परिवार में तो शुरू से ही सब एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनकर रहते थे। ताई जी भी मुझसे चेतना के घर पर रहने के लिए इसीलिए ज़िद करती थी ताकि उसका घर बना रहे। वो गूंगी थी और अब उसकी रीढ़ की हड्डी भी ख़राब हो चुकी थी। इतनी सारी बातों से तंग आकर कहीं जीजू उसे छोड़ न दे, इसलिए घर के सारे ही मेंबर्स यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ताऊ जी भी चेतना के इलाज पर काफ़ी पैसा लगा चुके थे। एक रात में सोने की तैयारी कर रही थी जब जीजू अचानक मेरे कमरे में बिस्तर पर आकर बैठ गए। जब मैंने जीजू से कमरे में आने की वजह पूछी तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। कहने लगे कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने दवाई भी ले ली है, शायद आराम आ जाए, मगर आराम नहीं आ रहा। शायद मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। निवेदिता अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज़ मेरे सर में तेल लगा दो और कुछ देर मेरे सर की मालिश कर दो, शायद उससे मुझे आराम मिल जाए। मैं जीजू की बात पर बहुत घबरा गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके सर की मालिश करूं। अभी मैं उनके इतनी करीब तो नहीं हुई थी और ना ही उनसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता था कि उनकी ऐसी सेवा करती। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जीजू से कहा कि मैं आपको चाय बना देती हूँ, उससे ज़रूर आपकी थकान दूर हो जाएगी और आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जीजू का जवाब सुने बिना ही मैं बाहर निकल गई। किचन में चाय बनाते हुए भी मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और जानबूझकर मैंने चाय बनाने में देर की थी। पहले तो जीजू अपनी हद में रहते थे तो मुझे अच्छे लगते थे, मगर जब से वो अपनी हद से बाहर हो रहे थे, उनका बार बार बेवजह मुझे छूना और मेरे करीब आना अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मैं जवान और ख़ूबसूरत लड़की थी, इतनी बेवकूफ़ और नासमझ नहीं थी कि एक मर्द की हरकतें ना पहचान पाती, मगर मेरी मजबूरी यही थी कि मैं जीजू को कुछ नहीं कह सकती थी। जब चाय बनाकर कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मेरे कमरे में मेरी ही जगह पर सो रहे थे। मैं हैरान रह गई थी। मुझे उस रात जीजू की हरकत पर बहुत नफ़रत महसूस हुई थी। मैंने खामोशी से चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया था और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आई थी और दोबारा मैं कमरे में वापस नहीं गई। मैं चेतना के पैरों में ही लेटकर सो गई थी और जीजू मेरी जगह पर सोते रहे। जीजू की वजह से सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना था। मैं जानती थी कि सुबह जीजू इस कमरे में आ जाएंगे। मुझे पहली बार उनसे शर्म महसूस हुई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी जब जीजू मेरे पास आए और शर्मिंदगी से कहने लगे
कि मेरी रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि कब मैं तुम्हारे बेड पर लेटकर सो गया था और मैंने तुम्हें तंग भी किया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और नाश्ता किए बिना ही घर से चले गए थे। मुझे लगा सच में वो रात वाली हरकत से शर्मिंदा थे। वापस आकर फिर से जीजू शर्मिंदगी जाहिर करने लगे और सर झुकाए काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। मेरा दिल उनसे साफ होने लगा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं जीजू, तबीयत ख़राब हो तो इंसान को आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। मगर मैंने साथ में उनको एडवाइस भी दी कि आइंदा तबीयत ख़राब हो तो डॉक्टर के पास जाना। वो कहने लगे कि अब यही करूँगा। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तुम तो घर के हालात जानती हो ना, मुझे हमेशा चेतना की फिक्र लगी रहती है। मैं पहले ही अकेला इस घर में रहता था। घर में चेतना के आने से मुझे कुछ सहूलियत थी, अब वो भी बिस्तर से लग गई है। तुम आखिर कब तक हमारा घर संभालोगी? बस यही सोच मुझे बीमार कर रही है। वो बड़े ही अफसोस भरे दिल से कह रहे थे। मैंने कहा कि जीजू, मैं यहाँ चेतना के लिए आई हूँ। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया और जब तक चेतना जिंदा है मैं उसका ख्याल रखूंगी, चाहे मुझे यहीं पर रहना पड़े। मैं कभी भी चेतना को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर जीजू की आंखें चमक उठी थी। वो कहने लगे कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम हमारे घर की मेंबर बन गई हो। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे घर को संभाल लिया। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जीजू की बात पर मैं कुछ शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं यहीं रहूँ। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि जीजू की नरमी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। चेतना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर समय आंखों से आंसू बहाती रहती थी और मैं उसकी फिक्र में परेशान होती जा रही थी। कभी कभी मैं भगवान से शिकवा भी करती कि बेचारी को पहले ही आपने बेजुबान बना दिया और अब तो उसका शरीर भी लाचार कर दिया। काश वो बोलने के काबिल होती तो अपनी ज़रूरत मुझे खुलकर बता सकती। वो जब भी मुझे कुछ कहने की कोशिश करती थी, जीजू मुझे कमरे से भेज देते थे। एक रात में सोई तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेतना के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं घबराकर उठी कि शायद चेतना को किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरे दिमाग से जीजू का ख्याल निकल चुका था। मुझे याद नहीं रहा कि रात के समय जीजू चेतना के पास होते थे और उसकी कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते थे। मैं अपने कमरे से निकलकर भागते हुए चेतना के कमरे में गई, मगर दरवाजे पर ही मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि सामने जो नज़ारा मैंने देखा था उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़कर अपने जीजू को रोकना चाहती थी, मगर मेरा शरीर ये हरकत करने से इनकार कर चुका था। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई थी और अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। मेरी आंखों में चेतना की तकलीफ से पीला पड़ा हुआ चेहरा घूम रहा था। अगली सुबह मैं जब चेतना के पास नाश्ता लेकर गई तो उसे देखकर मैं रो पड़ी थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया था। वो बेचारी इतनी तकलीफ झेल रही थी। जीजू मुझे देखकर फिक्रमंदी से मेरे पास आते हुए मुझसे पूछने लगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। अब मुझे जीजू से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कमरे से निकल गई। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आने लगा कि शायद चेतना मुझे यही बात बताना चाहती थी। उसकी बेबसी और इशारे करती हुई आंखें मुझे याद आ रही थी। मुझे इस घर में रहते हुए लगभग 5 महीने गुजर गए थे और मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि चेतना किसी मुसीबत में पड़ी हुई थी। जीजू ने मेरी गुमसुम हालत कई दिनों तक बर्दाश्त की, मगर फिर एक दिन मुझसे सवाल कर बैठे। कहने लगे कि मैं तुमसे जब भी बात करता हूँ तो तुम मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं देती हो। न जाने तुम्हारा ध्यान किधर रहने लगा है। तुम्हारा बिहेवियर भी मुझसे बदलता जा रहा है। क्या कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं अपने घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता। मैंने भी जीजू से गुस्से में सवाल कर लिया था, क्योंकि उस रात मैंने उनको चेतना के साथ गुस्से की हालत में उसका हाथ मरोड़ते हुए देखा था। वो बेचारी तो खुद बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, तो क्या ज़रूरत थी ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ने की और उस पर गुस्सा करने की। उनका ऐसा बिहेवियर मुझे बहुत चुभा था। मेरे पूछने पर जीजू एक लम्हे के लिए घबरा गए थे। फिर कहने लगे कि दरअसल मुझे चेतना मजबूर करती है। तुम्हें तो उसके इशारे समझ नहीं आते, मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी है और जानबूझकर अपना ठीक से इलाज नहीं करवा रही है। इतने महंगे डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा हूँ, मगर वो दवाइयों को खाने से इनकार कर देती है। शायद वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कभी कभी गुस्से में मैं ऐसा कर जाता हूँ, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जीजू की सफाई पर मैं शॉक्ड रह गई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ था कि चेतना ऐसा कर रही थी, क्योंकि मेरे सामने तो सब कुछ ठीक था। मैं उसे दवा भी देती थी और खाना पीना अपनी निगरानी में करती थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। हालांकि रात की दवाई हमेशा जीजू ही उसे दिया करते थे और शायद चेतना अपने पति से किसी बात पर नाराज़ होने की वजह से ऐसा बिहेवियर दिखा रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो ये सब क्यों कर रही थी। मैंने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश भी की थी, मगर उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। वो अब कोई इशारा नहीं करती थी और आंखें बंद कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अब वो मुझसे बात करने की कोशिश करते करते थक चुकी है। एक रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, तभी जीजू फिर से मेरे कमरे में आ गए। वो मेरे बिस्तर पर बैठे तो इस बार मैंने गुस्से से जीजू को देखा और कहा कि आपको कुछ भी चाहिए तो दरवाजे पर खड़े होकर ही बता दिया कीजिए। मुझे आपका इस तरह बार बार कमरे के अंदर आना अच्छा नहीं लगता। उस दिन मैंने पहली बार जीजू से इस तरह से बात की थी, मगर उसके बदले में जीजू ने मेरे साथ जो हरकत की थी वो मुझे हैरानी में डाल गई थी। वो मेरा मुंह दबोच कर कहने लगे कि मेरे घर में रहती हो और मुझे ही गुस्सा दिखा रही हो। पहले ही मैं तुम्हारी गूंगी बहन को बर्दाश्त करता हूँ, मगर अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। ऐसा कहते हुए जीजू ने मुझे दबोच लिया। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उस रात जीजू ने मुझे अपनी असली हकीकत दिखा दी थी। उनकी ऐसी गिरी हुई हरकत पर मैं बार बार चिल्लाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझे छोड़ दें, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मेरी चीखें तेज़ होती जा रही थी, बचाओ बचाओ। मुझे अपनी इज्जत खराब होने का डर था, लेकिन इतनी ही देर में अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई थी। ये आवाज़ बहुत तेज़ थी, शायद ये आवाज़ चेतना के कमरे से आई थी। ये आवाज़ सुनकर मैं और जीजू घबरा गए थे कि अचानक चेतना के कमरे में क्या हुआ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और वो जल्दी से कमरे के बाहर निकल गए थे, जबकि मैं भी उनके पीछे पीछे भागती हुई गई थी। लेकिन जब हम दोनों की नज़र चेतना पर पड़ी तो ये देखकर हमारे होश उड़ गए थे कि चेतना ज़मीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। चेतना को देखकर मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली थी। वो तो हिल भी नहीं सकती थी, तो फिर वो ज़मीन तक कैसे आई थी? उसके हाथ में कांच का टुकड़ा था और काफ़ी सारा कांच ज़मीन पर गिर चुका था। शायद वो साइड टेबल पर रखा हुआ शीशे का फ्लावर पॉट उठा रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो मुझे बचाने के लिए आ रही हो। उसका शरीर इस काबिल नहीं था कि वो चल सकती हो। लेकिन जब जीजू ने देखा कि चेतना की सांस नहीं चल रही और वो इस दुनिया से जा चुकी है, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और उसी समय मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन मैं बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे अपना कोई होश नहीं था। मेरी आंखें तो तब खुली थी जब मुझे लोगों के रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती चली गई। मैं बहुत तेज़ बुखार में जल रही थी। जब रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। कुछ देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आई थी और मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे बताया कि चेतना इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी से पता चला कि चेतना की मौत सुबह सुबह हुई थी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी तो जीजू उसे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। शायद जीजू ने जो मेरे साथ हरकत की थी, उसकी चीख पुकार सुनकर चेतना का बेबस दिल ये सब सदमा सहन नहीं कर पाया था। मैं ये सब कुछ किसी को ना बता सकी थी कि चेतना की मौत सुबह के समय नहीं बल्कि रात के समय ही हो गई थी। वो बेचारी मुझे बचाना चाहती थी, मगर वो इस काबिल नहीं थी कि मुझे बचा सकती, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। मैं जानती थी कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो इंसान सबके लिए था ही इतना अच्छा। कोई नहीं जानता था कि वो इतना शातिर है। वो उल्टा मेरे ऊपर ही चेतना की मौत का इल्ज़ाम लगा सकता था। उसे लगता था कि वो मेरे साथ भी गलत करेगा तो सबको यकीन हो जाएगा कि चेतना की मौत का जिम्मेदार भी वही है और मेरी इज्जत भी उसी ने ख़राब की है। इसलिए उसने मुझे खामोशी से बिस्तर पर लिटा दिया था और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि चेतना की तबीयत बिगड़ने से वो मर गई है। चेतना की मौत ने मेरी हालत का भरम रख लिया था। सबको यही लगने लगा कि उसकी मौत की वजह से मेरी हालत ऐसी हो रही है। घर में मौत के हंगामे ठंडे हुए तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, मगर कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोग मेरे पेरेंट्स से कह रहे थे कि न जाने कब से तुम्हारी बेटी चेतना की ससुराल में रह रही थी और उसका उसकी जीजा के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बताया था कि हमने कई बार निवेदिता को उसके जीजा के साथ गाड़ी पर घूमते फिरते देखा था और वो उनके घर में रह भी इसी मकसद से रही थी।
मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब सोचते हुए कि मेरा रिश्ता कहीं नहीं लग रहा, लोग मुझे और माधव को लेकर बदनाम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरा रिश्ता माधव के साथ ही तय करने का फैसला कर लिया था। वो लोग सोचते थे कि शायद माधव से अच्छा हमसफ़र मुझे नहीं मिल सकता। जिस इंसान ने उनकी गूंगी बेटी का इतना ख्याल रखा, वही मेरा भी बहुत ख्याल रख सकता है। मगर मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मेरे घर वाले थे कि ज़बरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करने पर तैयार हो गए थे। माधव तो बैठा ही इसी सहारे था कि वो मुझसे शादी कर ले। आखिरकार उसे मेरी गूंगी बहन पसंद नहीं थी। उसने तो शादी सिर्फ दौलत के लिए ही की थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चेतना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और फिर वो गरीब है, जिसे खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक अमीर ससुराल भी मिल रहा है। माँ बाप के मरने के बाद सब कुछ बेटी और दामाद का हो जाएगा। उसने काफ़ी दूर तक की सोच रखी थी, मगर जब उसने मुझे देखा था तो उसकी नीयत मुझ पर भी ख़राब हो गई थी। पहले भी वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और अब भी मुझे पाकर वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मेरे घर वालों ने मेरी उसके साथ शादी फिक्स कर दी थी, मेरी मर्ज़ी के बिना ही। इसीलिए अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं चेतना की तरह इस इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती। वो चेतना को हमेशा मुझे लेकर ब्लैकमेल करता था। चेतना ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो मुझ पर गंदी नज़र रखता है। वो मुझे यही बात समझाने की कोशिश करती थी, मगर मैं कभी उसकी ये बात समझ न सकी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बाहर सारे मेहमान आ चुके थे, मेरी शादी का इंतज़ाम हो चुका था। मैं बेहद रो रही थी, लेकिन अब मुझे एक ऐसा कदम उठाना था जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं अपने घर की खिड़की से रस्सी से लटककर नीचे उतर गई थी और फिर सब लोगों से बचकर जैसे तैसे अपने घर से निकल आई थी। मैं लगातार भागती जा रही थी जब अचानक मेरी टक्कर बड़ी सी गाड़ी से हुई थी। मेरी हल्की फुल्की चोट आई थी, मगर मैं उठकर फिर से भागना चाहती थी जब वो इंसान गाड़ी से निकलकर मेरे करीब आया और मुझे संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा और चेतना का बहुत अच्छा दोस्त अविनाश था। अविनाश कहने लगा, निवेदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, और तुम कहाँ थी? तुम नहीं जानती कि मैं कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने अविनाश से कहा था कि आज मेरी शादी होने जा रही थी चेतना के पति के साथ। मैं वहाँ से भागकर आई हूँ। वो मेरी बात सुनकर चौंक गया तो मैंने उसे पूरी बात बताई। मैंने उससे कहा कि मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो इतना घटिया है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रही थी। अविनाश कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। वो कहने लगा, हाँ निवेदिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती कि कॉलेज में मैंने तुम्हें काफ़ी बार प्रपोज करने की कोशिश की थी, मगर मैं देर कर चुका था। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब हम सब लोग अलग अलग हो गए तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था। मैंने तुम्हारी एक सहेली से तुम्हारा नंबर निकलवाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की तो कभी तुम्हारा नंबर लगा ही नहीं। एक बार मैं तुम्हारे घर की तरफ भी गया था। बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिला था ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, मगर मुझे वहां आसपास के लोगों ने बताया कि तुम तो वहां रहते ही नहीं हो। जब से चेतना की शादी हुई है तुम्हें वहां पर लोगों ने देखा ही नहीं है। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया था और फिर मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश करनी बंद कर दी थी। और आज देखो भगवान ने किस हालात में मुझे तुमसे मिला दिया। अविनाश की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बात तो मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता था, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही वो मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे एक तरफा मोहब्बत करता है, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आज जब वो मुझे ऐसी सिचुएशन में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी थी। और फिर मैंने अपने घर वालों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ही अविनाश के साथ शादी कर ली थी और मैं उसकी पत्नी बनकर आज एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मैं वापस पलटकर कभी अपने घर वालों के पास नहीं गई। मैं जानती थी कि वो लोग मुझे दोबारा से इस दरिंदे के हवाले कर देते। कुछ लोग बाहर से देखने में जितने अच्छे होते हैं, असल में अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। इसलिए लोगों को परखना सीखिए। हर इंसान जैसा बाहर से दिखता है वो अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले आज भी मुझे गलत समझते होंगे, लेकिन मुझे उनकी ऐसी खुशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे मेरी सारी ज़िंदगी का नुकसान हो।
आप लोग ही बताइए कि क्या मैंने घर से भागकर और अविनाश के साथ शादी करके सही किया या फिर गलत। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।